हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर फोर्थ वीडियो द चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट का इंट्रोडक्शन, लाइट क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड देन फाइनली हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लाइट की, सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी क्या है, जैसे आपको पता है कि लाइट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर किसी चीज़ के पास एनर्जी है तो वो उस एनर्जी से कोई काम कर सकता है या उस एनर्जी को किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। मतलब लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। जब ये वेव होती है तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये फोटोन की तरह भी बिहेव कर सकती है, जब पार्टिकल बिहेव कर सकती है। और जो लाइट का पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं फोटोन और द क्वांटा। और क्वांटा क्या होता है? अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो हम ऐसे कह सकते हैं लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। सो लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ लाइट की कि फोटोसिंथेसिस में लाइट क्या रोल प्ले करता है, तो जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको एनर्जी चाहिए। उनको एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ की एसेंशियल एक्टिविटीज़ करने के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी एनर्जी होती है लाइफ के लिए ज़रूरी होती है वो आती है लाइट से, सनलाइट से। सो हम ऐसे कह सकते हैं लाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। मतलब जो रोशनी है, लाइट है, सनलाइट है, ये हर लिविंग थिंग के लिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स अर्थ के ऊपर हैं उन सब के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और यहाँ पे प्लांट्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, उस सनलाइट को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो मतलब लाइट का रोल क्या होता है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एवरी लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले स्टेप में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और ये प्लांट्स करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, लाइट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी मतलब यहाँ पे बनते हैं कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स जैसे ATP, NADPH2। और फिर प्लांट्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को, इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि लाइट है क्या और थोड़ा सा उसका रोल। अच्छा, अभी यहाँ पे हम बात कर रहेंगे कि लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के अंदर कौन यूटिलाइज करता है लाइट को। वो होते हैं पिगमेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, पिगमेंट्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था। इसमें हम बात करेंगे कि पिगमेंट्स कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं या कौन से पिगमेंट कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की क्या है। Absorption spectrum, a graph which shows how much light a pigment absorbs at each wavelength। जैसे कि हमें पता है जो विजिबल लाइट है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसके मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, अच्छा पिगमेंट्स क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से उसके हमें डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है, ये ग्राफ होता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ या कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिफरेंट पिगमेंट्स के अगर हम ग्राफ देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफिल A की, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द स्पेक्ट्रम और द ग्राफ ऑफ द क्लोरोफिल A। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफिल A इस जगह पे, यहाँ पे इसकी पीक एब्जॉर्प्शन है। मतलब ये वाले जो वेवलेंथ है अराउंड 430 के अराउंड, ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ पे क्लोरोफिल A सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर आप क्लोरोफिल A को किसी सॉल्वेंट में डाल के किसी सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन बना के आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखते हैं, फिर इसको डिफरेंट कलर्स की लाइट देते जाते हैं, तो होगा क्या, इस वेवलेंथ के ऊपर 430 के ऊपर वो सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पे इसके दरमियान मतलब 500 और 600 के बीच में वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा।
जितनी लाइट देंगे वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और फिर अगेन यहाँ पे अगेन दोबारा ये ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ये वेवलेंथ होती है हमारी 670 नैनोमीटर। तो मतलब फिर ए की दो पीक होती हैं, एब्जॉर्प्शन पीक होती हैं। एक होती है 430 नैनोमीटर पे, दूसरी होती है 670 नैनोमीटर्स पे। ऐसे अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, क्लोरोफिल बी कहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है? इट इज़ द 450। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे क्लोरोफिल ए 450 460 के अराउंड ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। दूसरी इसकी पीक आती है 640 के ऊपर, यहाँ पे भी क्लोरोफिल बी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। उसके दरमियान उसकी बाकी जो वेवलेंथ होती है वहाँ पे उसको कम एब्जॉर्ब करता है या उसको सिंपली रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स की जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है 400 से 500 के बीच में होता है, मतलब ये वाली वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इसमें भी दो जगह पे पीक एब्जॉर्प्शन होती है, वो होती है एक ये वाली और एक ये तकरीबन होती है 450 और ये होती है 500। मगर कैरोटीनॉइड्स 450 और 500 पे सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। उसके आगे वाली जो भी वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब नहीं करते और उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से देखें ये कुछ कलर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है ब्लूइश ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी का येलोइश ग्रीन होता है और कैरोटीनॉइड्स का कलर होता है येलो, ऑरेंज एंड रेड। वो डिफरेंट कलर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे हमें क्या समझना है कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की कि कौन से पिगमेंट किस वेवलेंथ पे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और किस वेवलेंथ पे वो कम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है कौन सी वेवलेंथ पे, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है और किस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस कम होती है। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बनाएंगे उसको हम कहेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ ग्राफ विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम बात करेंगे कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, या कौन सी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है और कौन सी वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस कम होती है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे तकरीबन अराउंड 430 के ऊपर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा है और दूसरा ज़्यादा किस जगह पे आ रहा है हमारा अराउंड 650 और 700 के बीच में, अराउंड 680 670 के अराउंड यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम। अगर हम इस एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करें टोटल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ, मतलब यहाँ पे टोटल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे इंडिविजुअल पिगमेंट की बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल वेवलेंथ की बात नहीं करेंगे, हम ये टोटल वेवलेंथ की बात करेंगे कि डिफरेंट कलर्स में कितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है कितनी रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और फोटोसिंथेटिक रेट तकरीबन एक दूसरे से पैरेलल है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या एक्शन स्पेक्ट्रम को हम कंपेयर कर सकते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ। तो अगर आप ये ग्रीन वाली लाइन देखें जो कि है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफिल ए पीक कर रहा है, इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पीक कर रही है 430 पे, तो यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम भी पीक कर रहा है। इसका मतलब अगर क्लोरोफिल ए ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एक बात होगी। लेकिन अगर दूसरी जगह पे हम देखें, यहाँ पे बीच में इस जगह पे 450 से लेकर और तकरीबन 650 तक क्लोरोफिल ए बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे 450 से लेकर 650 के बीच में अच्छी खासी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देयर आर अदर पिगमेंट्स, कुछ और पिगमेंट्स भी हैं
जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल ए नहीं है, सिंथेटिक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए है उसके बीच में जो वैली है वो वाइड है, लेकिन अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम के बीच में जो वैली की बात कर रहे हैं वो नैरो है। इससे हमें ये कंक्लूड करना है कि सिर्फ क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। अच्छा, ये इनको एसेसरी क्यों कहते हैं, इनको हम प्राइमरी पिगमेंट्स क्यों नहीं कहते हैं? तो यहाँ पे एक बात है कि फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल बी जो है ये एक एसेसरी पिगमेंट है और इसकी जो पीक एब्जॉर्प्शन है वो है तकरीबन 450 या 460 के अराउंड, यहाँ पे ये पीक एब्जॉर्प्शन करता है। तो इसका अगर फॉर एग्जांपल सपोज कर लें क्लोरोफिल बी एक प्राइमरी पिगमेंट है, तो इसका मतलब जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन पीक पे वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब इस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस पीक पे होनी चाहिए थी। क्या हो रहा है यहाँ पे देखें, ये 450 या 60 के अराउंड ये वाली जगह पे फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कम है। इसका मतलब क्लोरोफिल बी अगर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ही फोटोसिंथेटिक रेट भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्लोरोफिल बी को हम प्राइमरी पिगमेंट नहीं कहते। अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो क्लोरोफिल बी कैसे काम करता है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको कुछ डेसिपेट करता है, देन कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरोफिल ए के पास। मतलब खुद वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर, फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर रोल प्ले नहीं करता, हिस्सा नहीं लेता। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पे डिफरेंट पिगमेंट्स के एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ वाटर इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।